Hello everyone, this is Vivek Paul. Welcome you all in Sankalp Education Jamtara. As we all know, we are making a series of mind map of class 12 physics. तो इसके पहले ऑलरेडी 5 माइंड मैप ऑलरेडी अपलोड हो चुका है. अगर आप लोग वो वीडियोस को नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख लीजिए, क्योंकि आज हम लोग माइंड मैप चैप्टर 6 का बनाने जा रहे हैं और वो चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है. आज इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कंसेप्ट तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन बोर्ड से पहले जो चीज़ होना चाहिए, एग्जाम से पहले जो चीज़ होना चाहिए वो पूरा हो जाएगा. दैट इज रिवीजन. आप पूरा साल कितना मेहनत किए हैं, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एग्जाम के पहले कितना अच्छा से प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को, कि जो पुरानी चीज़ें हमने पढ़ा है उसको दिमाग में रिफ्रेश करना जरूरी है. मान लीजिए डाउनलोड आप एक बार किए हैं और उसमें वायरस आ सकता है, यू नो इट. तो उस वायरस को ना आने के लिए आपको रिफ्रेश करता रहना पड़ेगा. ये एक एंटीवायरस के जैसा काम करेगा और ये आज से हो सकता है 5 साल के बाद कोई स्टूडेंट देख रहा है उसके लिए भी यूजफुल होगा. तो एग्जाम के पहले के लिए ये डोज है. चलिए स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए. चैप्टर 6 फिजिक्स क्लास 12 का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो ओवरव्यू एक मोटा मोटी देख लीजिए. सबसे पहले कि इसमें जो चीजें पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना है फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई, लेंज लॉ, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, इंड्यूस्ड करंट, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है. ठीक है. इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो नेक्स्ट स्लाइड में हम आपके पास लेकर के आएंगे. तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. वीडियो का रिजोल्यूशन हमेशा हाई रखिएगा, नहीं तो वीडियो ब्लर दिखेगा आपको. तो वीडियो का रिजोल्यूशन को हाई कर लीजिएगा. ठीक है. चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. सो आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं. स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, इन 1831 माइकल फैराडे डिस्कवर्ड ईएमआई. शॉर्टकट में इसे ईएमआई कह रहे हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डिस्कवरी कौन किया था? ना माइकल फैराडे ने, एंड जेम्स क्लार्क मैक्सवेल मैथमेटिकली डिस्क्राइब्ड इट. इसमें जितना भी फॉर्मूलाज आप देख पा रहे हो, इसमें कोई भी योगदान नहीं है माइकल फैराडे का. माइकल फैराडे का सिर्फ स्टेटमेंट था. वो क्या था? तो देखिए यहां पे समझेंगे. फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है फैराडे? व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एन एरिया बाउंडेड बाय अ क्लोज्ड कंडक्टिंग लूप चेंजेस एंड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन द लूप. एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है लूप में. जैसे कि मेरे पास एक लूप है, देखिए ध्यान से, ये वायर है, ये एक लूप है, कंडक्टिंग लूप है. जब इससे होकर के गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स, बोले तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होगा, तो इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा. आप अल्टीमेटली अलग तरीके से क्या कहेंगे, ये एक सेल के जैसा काम करने लगेगा. बिकॉज जनरली हम लोग का सेल में ही जो है ना ईएमएफ हुआ करता है, तो ये एक सेल के जैसा काम करने लगेगा. लेकिन कब? कंडीशन बार बार कह रहे हैं कि इससे होकर के गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना चाहिए. एनी हाउ मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी तरह आप चेंज कर लीजिए, तो क्या होगा, इससे एक ईएमएफ, इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा. और अगर कहीं ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा तो करंट भी इंड्यूस हो जाएगा, क्योंकि उसमें करंट फ्लो करने लगेगा. तो वही बात कह रहा है, ये स्टेटमेंट लिखा हुआ क्लियर, एक बार और रीड कर दे रहे हैं. व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एन एरिया बाउंडेड बाय अ क्लोज्ड कंडक्टिंग लूप चेंजेस, ध्यान से, एंड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन द लूप. अब सवाल उठता है ये कितना होगा? तो यहां काम किया था कौन? ना जेम्स क्लार्क मैक्सवेल. उन्होंने बताया कि ईएमएफ जो होगा वो किसके बराबर होगा? माइनस डी फाई बाई डी टी. एक्चुअली में माइनस नहीं बताया था, उन्होंने बताया था डी फाई बाई डी टी. ये माइनस कहां से उठ के आया है? लेंज लॉ से आया है. अभी समझा देंगे. ईएमएफ क्या है ना? माइनस डी फाई बाई डी टी. याद रखिएगा, ई इक्वल टू क्या होता है? डी फाई बाई डी टी. डी फाई बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. फाई क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स. क्लियर है? फाई क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स. और फाई आप कैसे निकाल सकते हो? लिखा हुआ देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स को ना, बी डॉट डी एस. ये सरफेस इंटीग्रल है, डी एस है, क्लोज लूप का सरफेस का इंटीग्रल है आपका, उससे होकर जितना मैग्नेटिक फील्ड पार हो रहा है. बी डॉट डी एस इज व्हाट? मैग्नेटिक फ्लक्स. सो ईएमएफ इज डी फाई बाई डी टी. अगर हम मैग्नीट्यूड का बात करें तो सिंपल इस तरह से लिख सकते हैं. माइनस लिखा हुआ, इसके पीछे रीजन है डायरेक्शन. क्या? तो ये कौन बताता है डायरेक्शन के बारे में? लेंज लॉ. लेंज लॉ बताता है डायरेक्शन के बारे में. उससे पहले थोड़ा सा ये समझ लीजिए, जैसे ईएमएफ इंड्यूस जैसे ही हुआ किसी कॉइल में, किसी भी कॉइल में, तो उसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा. तो इंड्यूस्ड करंट कैसे निकालेंगे? तो करंट इक्वल टू होता है आपका ईएमएफ बाय रेसिस्टेंस.
जिस कॉइल का भी यूज कर रहे हो उसका अपना रेसिस्टेंस होगा, लेट दैट बी आर। और ईएमएफ आप निकाल चुके हो, क्या होता है ईएमएफ, ना डी फाई बाई डी टी, तो आप यहां लिख रहे हो क्या, ना डी फाई बाई डी टी और आर है आगे तो 1 बाई आर। चूंकि माइनस डी फाई बाई डी टी होता है, अभी लेंज लॉ से पता चलेगा, इसलिए माइनस लिखा हुआ है। तो क्या लिखा हुआ, आई इक्वल टू ई बाई आर, दैट इज माइनस 1 बाई आर डी फाई बाई डी टी। ये तो रहा बात क्या, इंड्यूस्ड करंट का। ईएमएफ तो यहीं पे समझ लिए हैं, ईएमएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी फाई बाई डी टी। माइनस क्यों, तो लेंज लॉ बता रहा है। लेंज लॉ बोल रहा है द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेस द चेंज दैट हैज इंड्यूस्ड इट। हम लोग एक कंसेप्ट पढ़ते हैं, चाइल्ड किल्स फादर। सुनने में खराब लग रहा है बट कंसेप्ट याद करने के लिए इजी है। चाइल्ड किल्स फादर मतलब क्या है ना, जिसने जिसको जन्म दिया है ना, जिसने किसी को जन्म दिया और वही जो जन्मदाता है उसको मारता है। मारता है इन द सेंस अपोज करता है, इन द सेंस अपोज करता है। मान लीजिए एक वायर है, इधर करंट जा रहा है इस पे, तो जो इसमें इंड्यूस करंट आएगा वो उसका उल्टा तरफ होगा। उल्टा तरफ इन द सेंस, अगर ये करंट इंक्रीजिंग था, ये करंट अगर इंक्रीजिंग था, ये करंट अगर मान लीजिए ये करंट अगर इंक्रीजिंग है, ये करंट बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है। अगर इसमें करंट बढ़ रहा है तो इंड्यूस करंट आएगा जो इसको क्या कर देगा, इंड्यूस करंट को आई डैश लिख रहा है, ये इसको क्या करा देगा, डिक्रीज करने का कोशिश करेगा। तो ऑपोजिट साइड में करंट आएगा तभी तो डिक्रीज होगा। हाँ, अगर यही करंट आपका क्या रहे ना, डिक्रीजिंग घट रहा है, क्या कर रहे ना, डिक्रीज कर रहा हो, तो यहां जो करंट आएगा उसको सपोर्ट कर देगा, सपोर्ट कर देगा। इंड्यूस्ड करंट क्या कर देगा, इसको इंक्रीज कराने का कोशिश करेगा। तो क्या कह रहा है, जिसके वजह से ये ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, जिसके वजह से ये करंट इंड्यूस हुआ है, वो क्या करेगा, जिसके वजह से ये इंड्यूस हुआ उसको अपोज करेगा। अपोज करेगा इन द सेंस, इसीलिए यहां पे माइनस साइन का यूज होता है, माइनस डी फाइव बाई डी टी। ईएमएफ इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी ड्यू टू लेंज लॉ। लेंज लॉ कहता है द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेस द चेंज इन इट अपोजेस द चेंज दैट हैज इंड्यूस्ड इट। जो इसको इंड्यूस किया है, जो इसको प्रोड्यूस किया है, जिसके पीछे का कारण है, उसी कारण को ये अपोज करेगा। अगर कोई करंट बढ़ रहा है तो उसको डिक्रीज कर देगा, अगर कोई करंट डिक्रीज हो रहा है तो उसको इंक्रीज कर देगा। अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो उसको घटा देगा, अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है तो उसको बढ़ा देगा। ये सब करंट और मैग्नेटिक फील्ड क्यों कह रहे हैं, फाई, फ्लक्स बदलना चाहिए। एनी हाउ यहां पे क्या बोला, ईएमएफ कैसे आएगा, फ्लक्स बदलना चाहिए। फ्लक्स, फ्लक्स बराबर क्या होता है, बी डॉट डी एस। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज करें तो भी हो जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं। एनी हाउ मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किए, फ्लक्स चेंज हो जाएगा। एरिया को चेंज कीजिए, फ्लक्स चेंज हो जाएगा। आई क्यों कह रहे हैं, सोलिनॉइड के लिए जनरली आप लोगों ने बी इक्वल टू पढ़ा ना, बी इक्वल टू क्या होता है, न्यू नोट एन आई, न्यू नोट एन आई। तो आई अगर बदल देंगे तो बी बदल जाएगा, और अगर बी बदल जाएगा तो फाई बदल जाएगा। क्लियर है। तो कॉइल के लिए जनरली हम लोग करंट भी बदल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी बदल सकते हैं, एरिया भी बदल सकते हैं। अल्टीमेटली क्या बदलेगा, फ्लक्स, फ्लक्स जैसे ही बदलेगा ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्लियर है। और ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट इंड्यूस होगा। यहां तक समझ में आ गया। रिवाइज करा रहे हैं, रिवाइज करा रहे हैं, डिटेल में नहीं चल रहे हैं। डिटेल में आप चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर चैप्टर को डिटेल में कंप्लीट नहीं किए तो पहले चैप्टर को डिटेल में कंप्लीट कीजिए, उसके बाद ये इसको पढ़िए, तो आपके लिए काम का चीज है। ये फ्रैंकली कह रहे हैं। ठीक है। स्टूडेंट सोचता है ना कुछ ही टॉपिक्स को एग्जाम के पहले पढ़ के जाएंगे और वही टॉपिक आएगा, तो क्लियर कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है। जो चीज आप छोड़ के जाएंगे वही आएगा। तो ये वीडियो जो लाए हैं इसमें कोई चीज छोड़ेंगे नहीं, इतना कह रहे हैं। अगर कोई चीज आपको डिटेल में पढ़ने से वहां चुके होंगे तो आपको यहां याद आ जाएगा, अरे ये टॉपिक तो मेरा छूटा हुआ है, चलो डिटेल में पढ़ लेते हैं। गॉट इट। तो आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। एक है आपका सेल्फ इंडक्शन। क्या है, सेल्फ इंडक्शन, खुद से खुद को सुधार लेना, सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्शन, सॉरी इंडक्टेंस बोलते, सेल्फ इंडक्शन, खुद से खुद को सुधार लेना, सेल्फ इंडक्टेंस। होता है ना कि दूसरे के गलती देख करके सुधर जाना अच्छा है खुद की गलती करने से पहले, तो वही चीज है कि खुद से खुद को सुधार लेना। अरे भाई क्या हो रहा है, क्या बोल रहे हैं सर, फिजिक्स का बात कीजिए ना। इफ वी कंसीडर अ सोलिनॉइड ऑफ n टर्न्स देन फ्लक्स थ्रू ईच टर्न। हमको पता है एक सोलिनॉइड अगर हम ले लेते हैं यहां पे, हम अगर एक सोलिनॉइड ले लेते हैं यहां पे, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, हम मान लेते हैं n है। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, n है। तो एक टर्न्स का फ्लक्स कितना होगा, एक टर्न, कोई एक टर्न से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स कितना होगा, आपको पता है b डॉट ds।
इसका एरिया कितना है ना, ds हम मान लेते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड कितना है आपका b मान लेते हैं। इससे होकर जो मैग्नेटिक फील्ड गुजरेगा वो मैग्नेटिक फील्ड b है। तो इसका इंटीग्रेशन कर दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, फ्लक्स निकल जाएगा। क्लियर, चलिए ठीक है। ये तो सर फ्लक्स का बात हुआ। अगर यह फ्लक्स बदलेगा, अभी हमने फैराडे में पढ़ा क्या कि अगर फ्लक्स बदलेगा तो इसमें ईएमएफ आएगा और करंट भी आएगा, इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट इंड्यूस होगा। तो वो ईएमएफ क्या होगा, वही कह रहा है, ईएमएफ इंड्यूस्ड बिटवीन टू एंड्स ऑफ द कॉइल। ये कॉइल का टू एंड में, इसको ए बोल दीजिए, इसको बी बोल दीजिए, ये दो एंड में एक सेल का जैसा काम करने लगेगा। ईएमएफ इंड्यूस होने का मतलब एक सेल का जैसा काम करना, एक प्लस प्लेट हो जाएगा, एक माइनस प्लेट हो जाएगा। और ये ईएमएफ किस तरह से निकालेंगे ना, E इक्वल टू क्या लिखा हुआ देखिएगा, क्या लिखा हुआ, माइनस एन डी, एक्चुअली में क्या है जानते हैं, कुछ भी नहीं है, E इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी ही है। क्या है, डी फाइव बाई डी टी ही है। अच्छा, यहां पे हम n क्यों लिख रहे हैं, ये एक कॉइल के लिए है। यहां पे टोटल नंबर ऑफ कॉइल कितना है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, कॉइल नहीं, कॉइल एक ही है। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल कितना है, n है, इसलिए n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और d फाई के जगह में हम क्या लिखेंगे, b डॉट डी एस। फाई के जगह क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट डी एस बाई डी टी। फाई के जगह हमने ये लिख दिया, और पहले माइनस आता है, आपको पता है क्या होता है, E इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। इसलिए ये चीज लिखा हुआ है, आपका ध्यान रख रहे होंगे, क्या लिखा हुआ है, माइनस एन डी फाइव बाई डी टी, और फाई की जगह हमने b डॉट डी एस लिख दिया है। इसमें से b या तो ds बदलेंगे, अगर किसी तरह से b बदल दिए या ds बदल दिए, माने एरिया बदल दिए, तो क्या बदल जाएगा, आपका फ्लक्स बदल जाएगा। और अगर फ्लक्स बदल जाएगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, और वो कितना होगा, तो ये होगा, वहां पे लिखा हुआ क्लियरली। क्लियर है। तो सेल्फ इंडक्शन का मतलब क्या होता है ना, किसी के बहकावे में नहीं आके खुद में सुधार ले आना। ठीक है, तो खुद में एक ईएमएफ इंड्यूस कर लिया, ये खुद से एक ईएमएफ इंड्यूस कर लिया कि इसमें पहले से कोई करंट जा रहा था, इसमें पहले से कोई करंट जा रहा था, एक नया करंट इसमें आ जाएगा। हो सकता है ये करंट इधर भी जाए, इंड्यूस करंट, हो सकता है ये करंट इधर भी आए, इंड्यूस करंट। ये डिपेंड करता है कि ये करंट बढ़ रहा था कि घट रहा था। और ये आई कहां से आ रहा है ना बाबू, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या लिखोगे, B इक्वल टू न्यू नॉट एन आई। ये आई है, अगर आई बदलेगा, अगर आई मान लीजिए बढ़ रहा है तो B बढ़ेगा, अगर B बढ़ेगा तो फाई बढ़ेगा, और अगर फाई बढ़ेगा तो ईएमएफ आएगा, और वो ईएमएफ कैसा होगा, इस फाई को घटाने का कोशिश करेगा, मतलब इस करंट को घटाने का कोशिश करेगा। क्लियर है। तो ये सब बातें तो आप पढ़ चुके होंगे डिटेल में, मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं, आपको बार बार कह रहा हूं। ये हो गया सेल्फ इंडक्शन। एक होता है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड, एक होता है सेल्फ इंडक्टेंस कोफिशिएंट, L देखिए यहाँ L लिखा हुआ, क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस का कोफिशिएंट। उसी तरह से आप बाद में पढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोफिशिएंट। ये है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलिनॉइड, कोई लंबा सा एक सोलिनॉइड है, उसका सेल्फ इंडक्टेंस कैसे निकालते हैं हम लोग। तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला हमने लिख दिया यहाँ पे, L इक्वल टू क्या लिखा हुआ देखिए, न्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल। क्या है ना, सेल्फ इंडक्टेंस अपने आप हो रहा, किसी और कॉइल की वजह से नहीं हो रहा। लेट दिस बी द लेंथ ऑफ द कॉइल इज L। ठीक है, तो आप सेल्फ इंडक्टेंस कैसे निकालेंगे ना, सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट L का वैल्यू होगा न्यू नॉट n, छोटा n है, स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू एल। ये पाई आर स्क्वायर कुछ नहीं है भाई, एरिया है, ध्यान से, क्या है, इसका एरिया है। तो कोई कॉइल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, मतलब ये कॉइल का रेडियस हमने r मान लिया है, तो यहाँ पे a इंटू एल भी बहुत कोई लिखता है, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। आप लास्ट में जो है क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर ही करेंगे। और बहुत स्टूडेंट n नहीं लिख के कैपिटल N का यूज करता है, तो सुनिए, कैपिटल N जब यूज कीजिएगा ना, ये स्मॉल n क्या है ना, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ बोलने का मतलब आपका जो छोटा n है वो कैपिटल N बाई L है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। अगर आप कैपिटल N का यूज करना चाहते हैं तो n इंटू एल कर दीजिए आप, कैपिटल N इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैपिटल N इक्वल टू हो जाएगा n इंटू एल। क्लियर है। तो n इंटू एल के जगह में आपको n का यूज करना पड़ेगा, ध्यान से इस तरह से यूज करेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला आप ये याद रखिए, ये सबसे ज्यादा यूजफुल है, बाकी आप यूज कर सकते हो, सारा चीज यहाँ पे बता दिया गया है। L इक्वल टू न्यू नोट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल। पाई आर स्क्वायर क्या है, एरिया ऑफ वन कॉइल, उस तरह का n कॉइल्स है इसमें, तो n से मल्टीप्लाई किया हुआ है, यहाँ पे आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। फ्लक्स क्या है ना, फ्लक्स इक्वल टू बी डॉट ए होता है सर, क्या होता है, फाई इक्वल टू बी डॉट ए, मैग्नेटिक फ्लक्स। बी का मतलब न्यू नोट एन आई, कोई सोलिनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, न्यू नोट एन आई,
और ए हो गया पाई आर स्क्वायर, आर क्या है ना रेडियस ऑफ द कॉइल, सारा चीज डिटेल में यहां लिख दिए गए हैं। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे क्या, हम लोग देखेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। क्या देखेंगे? म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या है? देखिए मान लीजिए आपके पास एक सोलिनॉइड है, ठीक, और इस सोलिनॉइड के अंदर एक और सोलिनॉइड को आपने रख दिया, एक और कॉइल को आपने रख दिया, ठीक है। मान लेते हैं पहला जो सोलिनॉइड है उसका रेडियस R1 है और जो दूसरा सोलिनॉइड इसके अंदर में आपने रखा इसका रेडियस R2 है, छोटा है, उसके अंदर में रखा है। इसमें जो करंट जा रहा है वो I1 है। क्या बोल रहे हैं? क्या है? I1 है। और इसमें कोई करंट अभी फिलहाल नहीं जा रहा है। इसमें जो करंट जाएगा वो इंड्यूस्ड करंट होगा, अपने आप आएगा। किसके वजह से आएगा? ना इस प्राइमरी कॉइल के वजह से। 1 जहां लिख रहे हैं उसको हम बोल रहे हैं प्राइमरी कॉइल, और 2 जहां लिख रहे हैं, 2 जहां लिख रहे हैं वो आपका सेकेंडरी कॉइल। तो यहां लिख रहा है देखिए फ्लक्स 2, माने किसी दूसरे कॉइल माने दूसरे सोलिनॉइड का जो फ्लक्स होगा, दूसरा का फ्लक्स जो होगा वो किसके बराबर होगा ना, एक कोफिशिएंट होता है म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसको? म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट। हिंदी वाले अन्योन्य प्रेरण गुणांक चलिए ठीक है, हिंदी वाले समझ रहे होंगे, जो हमसे पढ़ रहा होगा, जो मेरे स्टूडेंट वीडियो देख रहे होंगे तो वो लोग को तो कोई तकलीफ नहीं है हिंदी इंग्लिश से, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश सब कुछ बताया हुआ है, दोनों एक साथ बताया हुआ है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट से रिक्वेस्ट यही होगा कि भाई लोग आप लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल पढ़ना चाहिए, लैंग्वेज बैरियर फिजिक्स में होना ही नहीं चाहिए, लेकिन साथ में इंग्लिश भी लिखते चलेंगे, इंग्लिश भी समझते चलेंगे, क्योंकि आगे जो हायर एजुकेशन में आप जाएंगे तो वहां आपको इंग्लिश का यूज करना पड़ेगा, ये हमारा मजबूरी है फिलहाल, ठीक है। आगे हो सकता है कि हिंदी में ही पूरा दुनिया बात करे तो हम लोग भी बहुत अच्छा हो जाएगा हम लोगों के लिए। बाकी ठीक है, यहाँ पे क्या है ना, फ्लक्स इससे होकर के कौन पार होगा भाई? पहले का सिंपल समझाते हैं। देखिए जो सेकेंडरी कॉइल का क्या हल्ला कर रहा है तुम लोग? सुनिए ध्यान से, जो सेकेंडरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल का जो फ्लक्स होगा, सेकेंडरी कॉइल का जो फ्लक्स होगा वो प्राइमरी कॉइल के करंट के प्रोपोर्शनल होगा, प्राइमरी करंट के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक। तो इसीलिए इसके बाद इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए आपने एक कोफिशिएंट लाया था, इसको बोला था म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट। क्या बोला था? म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट इनटू I1। क्लियर है? ये तो बात थी आपका थ्योरी की बात। हम डायरेक्ट यहां लिख रहे हैं φ2 इक्वल टू m इंटू I। देखें, मार्क कर दीजिए। तो ये क्या हो गया? अब डायरेक्ट हम आ जाते हैं, φ2 का मतलब होता है जो सेकेंडरी कॉइल है उसका फ्लक्स, और I1 का मतलब होता है प्राइमरी कॉइल का करंट। क्लियर है? m क्या है? एक कांस्टेंट है आपका जो प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया है, और इसका नाम हमने दिया है म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट। म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट हिंदी में क्या बोले थे अभी जस्ट? अन्योन्य प्रेरण गुणांक, ठीक है। तो इसको जब आप इंटीग्रेट डिफरेंशिएट कीजिएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी फाई बाई डी टी इधर भी करना होगा, m तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, i का डिफरेंशिएट कर दिया डी आई बाई डी टी, I1 बाई डी टी। इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे आगे, जैसा क्वेश्चन दिया रहेगा उस हिसाब से आप सॉल्व करेंगे। सवाल क्या आता है यहां से, ये मुद्दा है, म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 या फिर ड्यू टू 2। ध्यान से क्या आता है? म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट कॉइल या प्राइमरी कॉइल ड्यू टू सेकेंडरी कॉइल, या फिर म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट ऑफ सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू प्राइमरी कॉइल, ठीक है। हो सकता है आप इसमें करंट दिए हो सकता है आप इसमें करंट दिए हो, आप जिसमें भी करंट दीजिए कोई दिक्कत नहीं, एक के वजह से दूसरे में ऑटोमेटिक करंट आ जाएगा, एंड दैट विल बी इंड्यूस्ड करंट, तो म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट 1 2 माने 1 पर 2 के वजह से क्या होगा ना, न्यू नॉट n1 n2 पाई r1 स्क्वायर l। ध्यान से, पाई r1 स्क्वायर l। जब आप म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट निकालेंगे प्राइमरी कॉइल के लिए ड्यू टू 2, तो किसका एरिया लेना होगा? इसका एरिया लेना होगा, बोले तो रेडियस इसका लेना होगा, पाई इसका एरिया लेना होगा, किसका एरिया लेना होगा? सॉरी किसका एरिया लेना होगा? प्राइमरी का लेना होगा।
R1 के लिए निकाल रहे हैं ना, 1 के लिए निकाल रहे हैं तो एरिया, हाँ तो कौन सा निकालना होगा रे भाई, R1 के लिए। मतलब 1 के लिए निकालेंगे तो किसके लिए लेंगे आप, एरिया 1 का। अगर 2 में निकालेंगे तो 2 का एरिया। ध्यान से ध्यान से ध्यान से, न्यू नोट n1 n2 पाई R1 स्क्वायर इंटू L, अगर 1 2 है तो। अगर 2 1 होगा तो न्यू नोट n1 n2, ये तो फिक्स है। उसके बाद पाई R2 स्क्वायर इंटू L, क्या हो जाएगा, R2 स्क्वायर इंटू L। यहाँ पे क्या है, R1 स्क्वायर इंटू L, यहाँ पे R2 स्क्वायर इंटू L। ध्यान से रखिएगा, अगर म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट ऑफ 1 ड्यू टू 2 लिखेंगे तो यहाँ R1 होगा, और 2 ड्यू टू 1 लिखेंगे तो यहाँ 2 होगा। बाकी आप समझ रहे होंगे, क्लियर। तो आप जानते हो EMF इंड्यूस्ड इन AC जनरेटर, AC जनरेटर जो टॉपिक था वो हट चुका है। तो AC जनरेटर में जो कॉयल होता है, उस कॉयल में EMF इंड्यूस होता है, वो कितना होता है, एंड दैट इज NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये ओमेगा टी क्या है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, थीटा। थीटा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा टी। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, क्लियर है। तो उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, सिंपल याद रखिएगा, जो कॉयल होता है जनरेटर के अंदर, AC जनरेटर के अंदर, वो क्या होता है, टर्निंग होते रहता है। इसका मतलब उससे होकर गुजरने वाला जो फ्लक्स है चेंज होते रहता है। इसका मतलब उसमें EMF आता है, और वो EMF किसके बराबर होता है ना, NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन दैट कॉइल, B इज द मैग्नेटिक फ्लक्स, इज द मैग्नेटिक फील्ड, एरिया ऑफ द कॉइल A है, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दैट कॉइल है, और ओमेगा टी साइन ओमेगा टी क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, थीटा है, क्लियर है। तो अभी खत्म नहीं हुआ ये वीडियो, इसमें और भी 2-4 टॉपिक है जिसको हम अभी क्लियर करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो कुछ बचा हुआ टॉपिक्स को हम लोग क्लियर कर लेते हैं, जैसे कि आपका एक मोशनल EMF है, एक है आपका EMF इंड्यूस्ड इन रोटेटिंग कंडक्टर, और एक है आपका रेक्टेंगुलर लूप। जो मोशनल EMF है, इससे सवाल बहुत बार देखा गया है, जिसे आप रेल प्रॉब्लम्स करके सॉल्व किए होंगे। जब कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, मोशन करता है विद वेलोसिटी b, मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है आपको, अंदर की तरफ है, वेलोसिटी है, ये एक कंडक्टर है, ये E लिखा हुआ है, ये आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन है, क्लियर है। अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो मूव करेगा, अगर इसमें करंट आएगा तो जिधर करंट फ्लो होगा उसका ऑपोजिट तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाएगा, क्लियर है। तो EMF किस तरह से निकालेंगे इस कंडक्टर में, क्योंकि फ्लक्स चेंज होगा भाई। क्यों फ्लक्स चेंज होगा ना, यहाँ पे आपका देखिए, फिलहाल इस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड जितना है वो धीरे धीरे कम होगा। जब ये मूव करेगा इधर तो ये एरिया धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो हमने आपको पहले भी बोला था कि कोई क्लोज लूप का, अभी फिलहाल क्लोज लूप है, क्लोज लूप का जब एरिया बदलेगा, जैसे फाई इक्वल टू बी डॉट डी एस होता है, तो एरिया अगर बदल गया तो बी बदल गया, अगर मैग्नेटिक फील्ड बदल गया आपका तो फ्लक्स बदल गया, फ्लक्स बदल गया तो EMF आ जाएगा। EMF किसके बराबर होगा ना, डी फाई बाई डी टी, अगर मैग्नीट्यूड का बात करें तो। और यहाँ पे डायरेक्ट हम बता रहे हैं आपको, ये क्या है, BL dx बाई डी टी, किसके बराबर होगा, BL dx बाई डी टी। L क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये जो कंडक्टर है उसका लेंथ है आपका L, क्लियर है। dx बाई डी टी क्या है ना, ये कितना दूर आगे बढ़ा वो x है, क्लियर है। ये कंडक्टर कितना दूर आगे बढ़ा दैट इज x, और इन टाइम dt, तो dx बाई dt क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, आपका वेलोसिटी होता है। तो बाद में यही EMF इक्वल टू क्या लिखा हो, BL और V, याद रहेगा, B इंटू V इंटू L बोलिए या BL इंटू V बोलिए, बात बराबर। EMF कितना आएगा इसमें, इस कंडक्टर में ना, B इंटू L इंटू V। बात आता है सर डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्शन निकालने का तरीका है लेंज लॉ, जिसके वजह से ये प्रोड्यूस हुआ है उसका उल्टा तरफ ये करंट फ्लो करेगा। बाकी आगे देखते हैं, देखिए करंट क्या होगा ना, इसमें एक करंट इंड्यूस होगा, वो करंट किसके बराबर होगा ना, B इंटू L इंटू V डिवाइड बाई B इंटू L इंटू V, माना EMF, सिंपल बात है ना, EMF इंटू बाई रेसिस्टेंस होता है। करंट क्या होता है ना, EMF बाई रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस यहां पे लिखा हुआ एक तो कैपिटल आर, एक तो स्मॉल आर। ये कैपिटल आर आप दिख रहा है कि बाहर का जो कॉयल है उसका अपना रेसिस्टेंस होगा, और जिस कंडक्टर को आप मोशन करा रहे हो उसका भी रेसिस्टेंस होगा। तो ये आर जो है बाहर का कंडक्टर का रेसिस्टेंस है, और स्मॉल आर क्या है ना, रेसिस्टेंस ऑफ रॉड, जिस रॉड को आप, जिस कंडक्टर को आप मोशन करा रहे हो उसका, क्लियर है। तो मतलब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आपको जनरली EMF बाय इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस लिखना चाहिए, ये सब क्लियर है ना। V इज द वेलोसिटी ऑफ रॉड, V वेलोसिटी से इसको मूव करा रहे हैं हम। आगे बढ़ते हैं, अगर कोई रॉड को इस तरह से रखा हुआ है और सर्कुलर इसको रोटेट करा रहे हैं इस तरह से, मतलब इसके पास एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो,
तो कैसे सॉल्व करेंगे ना? सॉल्व करने का तरीका इसमें भी, इस कॉइल में भी, सॉरी ये जो आपका दिख रहा है रॉड, इसमें भी एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा L। इसका लेंथ हम क्या ले रहे हैं? L। इस रॉड में भी ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा और वो ईएमएफ किसके बराबर होगा? B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2। क्या होगा? B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2। ध्यान से, L क्या है ना? लेंथ ऑफ रॉड। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। B क्या है? जिस मैग्नेटिक फील्ड में आप रोटेट करा रहे हो, कोई मैग्नेटिक फील्ड में इस कंडक्टर को आप इस तरह से रोटेट करा रहे हो, तो इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा और वो ईएमएफ B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2 के बराबर होगा। L इज द लेंथ ऑफ द रॉड। अब बात करते हैं रेक्टेंगुलर लूप का। अगर कोई रेक्टेंगुलर लूप है, ये रेक्टेंगुलर लूप आप देख रहे हैं और पूरा रेक्टेंगुलर लूप को ही आप मोशन करा दे रहे हो, समझ रहे हो? जैसे ये तो सर्कुलर बना हुआ है जनरली। अब मान लो ये रेक्टेंगुलर है और इसको क्या कर रहे हैं हम? किसी मैग्नेटिक, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, इसको मोशन करा दे रहे हैं, इस तरह से मोशन करा रहे हैं, ठीक है? तो इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये कॉइल का जो रेसिस्टेंस है हम R मान लेते हैं और इस कॉइल को V वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं। क्लियर है? क्लियर है? तो इसमें एक इंड्यूस करंट आएगा, पहले से करंट ना है, इंड्यूस करंट आएगा। तो पहले इंड्यूस करंट आने से पहले इंड्यूस ईएमएफ आया होगा, तभी तो करंट आया होगा। और वो ईएमएफ किसके बराबर होगा ना? B/L के बराबर होगा। क्या होगा? ईएमएफ B इंटू V इंटू L। B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। V क्या है? वेलोसिटी ऑफ दैट कॉइल, ये रेक्टेंगुलर कॉइल को जिस वेलोसिटी से आप मूव करा रहे हैं। L क्या है ना? L है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सर यहाँ रॉड था तो लेंथ ले लेते थे आराम से, और ये L यहाँ पे किस तरह से ले? L इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आप जहां से भी शुरू कीजिए, देखिए कि कॉइल कहां तक जा रहा है, यहां से लेकर के फिर वापस आ गया यहां पे, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर L क्या हो गया? 0। इसका मतलब आप कह सकते हो कि किसी क्लोज लूप को अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कराएं तो उसमें जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो L का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मान लीजिए कोई क्लोज लूप नहीं है, मान लीजिए क्लोज लूप नहीं है, तब आप ऐसे बैठाएंगे भाई, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, आप डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, यहां से यहां का बीच का डिस्टेंस आप निकाल लीजिएगा, काम हो जाएगा। मान लीजिए यहां तक नहीं है, यहां तक है, इस कॉइल को आप मूव करा रहे हैं, तो यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट निकाल करके आप L के जगह पे बैठाइएगा। आपको पता है ये सब चीज, बस याद करा रहे हैं। तो I क्या होता है? ईएमएफ बाय रेसिस्टेंस। ईएमएफ हो गया B/L बाय R। क्लियर है? अब देखिए, इसके वजह से ये हीट होगा, इसके वजह से क्या होगा? ये हीट होगा। अगर इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, तो इसमें हीट होगा। और वो हीट बोले तो थर्मल पावर, क्या बोले इसको? थर्मल पावर डेवलप्ड इन दिस लूप। इसमें कितना थर्मल पावर इंड्यूस होगा? तो थर्मल पावर P इक्वल टू क्या हो जाएगा? B² V² L² बाय R। सिंपल, यहाँ पे B² V² L बाय R है, यहाँ पे क्या कर दीजिए? B² V² L² बाय R। ये थर्मल पावर इसमें आएगा, ये इतना हीट होगा। बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन द लूप। कोई रेक्टेंगुलर लूप को आपको एक फिक्स वेलोसिटी के साथ मोशन कराना है, ठीक है? लिख रहा है फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द लूप विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। कितना मैग्नेटिक फोर्स चाहिए कि वो मैग्नेटिक फील्ड में रेगुलरली या यूनिफॉर्मली उसी वेलोसिटी के साथ मूव करे? तो फोर्स इक्वल टू हो जाएगा B² L² V बाई R। ध्यान से, F इज व्हाट? B² L² V बाई R। B² L² V बाई R। यहाँ पे ये फोर्स क्या है ना? फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द लूप विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर आपको इस लूप को, रेक्टेंगुलर लूप को मैग्नेटिक फील्ड में कांस्टेंट वेलोसिटी V के साथ मूव कराना है, तो उसमें एक मैग्नेटिक फोर्स रिक्वायर्ड होगा, और वो मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर होगा ना? B² L² V बाई R के बराबर होगा। क्लियर है? तो ये तो रहा EMI का माइंड मैप। आप लोग मेरे साथ अगर आप बनाते चल रहे हैं चार्ट पेपर में तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं बना रहे हैं तो आप समझ के चलिए कि मेरे मेहनत से आपका रिजल्ट नहीं होने वाला है। तो हम मेहनत तो कर ही रहे हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, आप मेहनत कीजिए खुद के लिए, ठीक है? तो रिजल्ट आपका अच्छा होगा। ये बोर्ड से पहले, एग्जाम के पहले ये सब जो चीज हो रहा है आप सभी के लिए हो रहा है। तो एक भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप वहां पे पूरा प्लेलिस्ट को कवर कीजिएगा माइंड मैप का। क्लियर है? तो इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेकर के आएंगे चैप्टर 7 का। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में वीडियो को सर्कुलेट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच।